इजराइल और ईरान के बीच 9 दिनों से जंग जारी है और दोनों ही देश एक दूसरे पर मिसाइलों से हमले कर रहे हैं। इन हमलों में बड़े बड़े शहर तबाह हो रहे हैं। इजराइल का मुख्य निशाना ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है। उसे तबाह करने के लिए इजराइल ने अमेरिका से मदद मांगी है, लेकिन अमेरिका के सुर बदल चुके हैं। हालांकि इजराइल की मिसाइलें ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों और इंडस्ट्रियल एरिया को बिना रुके निशाना बना रही हैं। वहीं ईरान की मिसाइलों की जद में इजराइल के शहर आ गए हैं, जहां बड़ा नुकसान हुआ है। इन सब के बीच दोनों तरफ से हमला रिहायशी इलाकों पर भी हो रहा है, जहां आम लोगों को जंग की कीमत चुकानी पड़ रही है। बड़ी बात यह है कि अभी सीज फायर का नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। इजराइल और ईरान के शहर एक दूसरे को गाजा जैसा बनाने पर तुले हैं, लेकिन दोनों झुकने को तैयार नहीं है। ट्रंप के यूटर्न से जहां नेतन्याहू टेंशन में है, तो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल में तबाही मचा रखी है। अब आपको बताते हैं कि इजराइल जंग पर 10 बड़े अपडेट क्या हैं। 9वें दिन भी मिसाइल से एक दूसरे पर हमला है। ईरान का तेल अवीव हाइफा पर हमला, हाइफा की इमारत पर मिसाइल गिरी है। इजराइल की तेहरान पर एयर स्ट्राइक है। ईरान के एक और कमांडर की मौत हुई है और अपडेट यह भी है कि इजराइल ईरान जंग में अब तक 700 की मौत हुई है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल की शिकायत की। वहीं अमेरिका ने यह बयान दिया है कि अमेरिका से बातचीत की गुंजाइश नहीं है। ट्रंप ने बोला है कि इजराइल के पास अंडरग्राउंड हमले की क्षमता नहीं। चीन ने इजराइल से युद्ध विराम की अपील की है। तो ये बड़े अपडेट इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। और एक बड़ी खबर यह आ रही है कि इजराइल पर ईरान का मिसाइल हमला। तेल अवीव में ईरान ने मिसाइल दागी है। मिसाइल हमले के बाद भीषण आग लगी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो तेल अवीव से आ रही है। तेल अवीव में ईरान ने मिसाइल दागी है। मिसाइल हमले के बाद तेल अवीव में भीषण आग लगी है। इजराइल पर ईरान का मिसाइल हमला है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि तेल अवीव में ईरान ने मिसाइल दागी है। मिसाइल हमले के बाद भीषण आग लगी है। इजराइल पर ईरान का मिसाइल हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मिसाइल हमले के बाद भीषण आग लगी है। इजराइल के तेल अवीव में ईरान ने यह मिसाइल दागी है। ईरान की तरफ से लगातार इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाया जा रहा है और इजराइल भी ईरान पर लगातार हमले कर रहा है। 9वां दिन है जो युद्ध ईरान और इजराइल के बीच चल रहा है, जिसे रुकने का नामो निशान अभी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अब यहां पर ईरान की तरफ से इजराइल के तेल अवीव पर मिसाइल हमला किया गया है। वहीं ईरान के परमाणु हथियार पर आईएईए ने पलटी मार ली है। आईएईए ने कहा था कि ईरान में परमाणु हथियार बनाने के सबूत नहीं मिले हैं। इसके बाद अब ईरान ने आईएईए के महानिदेशक राफेल ग्रोसी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शिकायत दर्ज करवाई है और उन पर पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगाया है। आईएईए की शिकायत करते हुए ईरान ने इजराइल की आक्रामकता को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया है। तो देखिए, जो अभी तनाव बना हुआ है, जो युद्ध इस वक्त ईरान और इजराइल पर चल रहा है, उस पर विशेषज्ञों का क्या कहना है, इसका आगे का क्या रास्ता निकलेगा, क्या यह युद्ध रुकेगा, ट्रंप क्या रोल रहने वाला है, क्या ट्रंप इजराइल के समर्थन में खुलकर खड़े होंगे, क्या ईरान के खिलाफ वो युद्ध में इजराइल का साथ देंगे। इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ दीपक बोहरा जी जुड़ चुके हैं। पूर्व राजनयिक हैं, मेजर जनरल के सिन्हा रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। सबसे पहले हमारे साथ दीपक बोहरा जी हैं। दीपक बोहरा जी, आगे क्या होगा? क्या अमेरिका यूटर्न लेता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या वो पूरी तरह से नेतन्याहू का साथ नहीं दे रहा है जितना नेतन्याहू को उम्मीद थी, और नेतन्याहू भी अमेरिका पहुंचे और अमेरिका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके चैनल पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ब्रिलियंट एनालिसिस आप खुद करते हैं और फिर ऑफ कोर्स एबीपी तो बहुत ही प्रसिद्ध है। पहली चीज़ ये सही है बिल्कुल कि नेतन्याहू और मदद चाहता है अमेरिका से, खासतौर वो बंकर बस्टिंग बॉम्ब जो होते हैं, ताकि जो फोर्दो सब लोग जानते हैं, सारी दुनिया पहले तो किसी ने नाम नहीं सुना था फोर्दो का, सब जानते हैं कि जो उसके एनरिच्ड यूरेनियम यानी यूरेनियम को और शक्तिशाली जो बना के रखे हुए हैं स्टॉक पाइल्स, वो शायद 50, 60, 100 मीटर, कोई नहीं जानता है, ये सब अनुमान लगाते हैं, धरती के नीचे हैं और वहाँ तक पहुँचने के लिए एक विशेष प्रकार का बॉम्ब चाहिए होता है। जनरल साहब जो मुझसे कहीं ज़्यादा होशियार हैं वो पूरा बताएंगे आपको कौन सा बॉम्ब, कौन सा एयरक्राफ्ट वो मांगा है और वो अभी तक अमेरिका ने दिया। लेकिन जो बहुत दिलचस्प बात है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा है कि 2 हफ्ते के बाद मैं फैसला करूंगा। और उस 2 हफ्ते में क्या कर रहा है ये मेरा अनुमान है। द सेकंड थिंग, उसने, आपको पता होगा सर कि ये मैड मुल्ला मुनीर को लंच पे भी बुलाया था।
यानी कहने का मतलब था, और बाय द वे जब वो लंच खा रहा था ना अंदर मैकडोनल्ड ट्रंप साहब के साथ, तो पाकिस्तान के जो गृह मंत्री हैं, पाकिस्तान के जो अमित शाह हैं, सो टू स्पीक, वो बाहर बैठा हुआ था, उसको अंदर नहीं बुलाया था, उसका नाम मोहसिन नकवी है मेरा ख्याल, वो बाहर बैठा हुआ था। तो अब इसमें क्या है, क्लियर कह दिया है कि मुल्ला मुनीर सुन, 2 हफ्ते की जो मैंने कहा है टाइम लगाऊंगा, मुझे तेरे बेसिस चाहिए, मुझे पाकिस्तान के बेसिस पहले भी मैंने तालिबान को ठोकने के लिए लिए थे, अब मैं लूंगा क्योंकि मैं अब डायरेक्टली ईरान को ठोकना चाहता हूं। अगर मेरे फाइटर पायलट्स, मान लीजिए प्लेन गिर जाता है, कुछ होता है, तो उनको बाहर कैसे निकालेंगे, पाकिस्तान के थ्रू निकालेंगे। इसीलिए तू आजा मेरे साथ भोजन कर और इसके बाद जो मैं कहूंगा वो तू कर। दिस इज बीन मेड वेरी क्लियर। अब दोनों इजराइल और ईरान के बीच में, सर सिंपल बात है, मैं तो दोनों जगह गया हूं। इजराइल लड़ रहा है अपने सर्वाइवल के लिए, ईरान लड़ रहा है अपने डोमिनेशन के लिए। किसी ने मुझे अभी तक सही जवाब नहीं दिया कि ईरान जो 2500 किलोमीटर दूर है मिडिल ईस्ट से, इजराइल से, उसका क्या लेना देना है उस एरिया में। चुपचाप बैठ के क्यों नहीं, कहां से वो बन गया इस्लाम का शहंशाह, वो तो शिया देश है। और फाइनली सर, जो ईरान मिसाइल्स इस समय यूज कर रहा है इजराइल को ठोकने के लिए, जितने अरब देश हैं उनको अब पता लग गया कि ईरान और भी खतरनाक है। सिर्फ उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं, उसकी कन्वेंशनल मिसाइल कैपेबिलिटी बहुत डेंजरस है। और हमें अब अगर रक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, तो या इजराइल या अमेरिका। तो देखिए, बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर दीपक बोहरा जी ने बताया कि फिलहाल कैसे हालात है। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े। के सिन्हा जी, जिस बात का जिक्र दीपक बोहरा जी कर रहे थे, वो कौन से हथियार हैं जो इजराइल को इस वक्त अमेरिका से चाहिए, जिसको मांगने बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंच गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो 2 हफ्ते में फैसला लेंगे? कौन से ऐसे हथियार हैं जो इस वक्त इजराइल ईरान के खिलाफ चाहता है अमेरिका से? जय हिंद विशाल जी एंड दीपक बोहरा साहब, आपको सलाम है साहब। देखिए, आप ये तो अभी सब लोग जानते हैं, मेरे ख्याल से देश का क्या पूरे विश्व का बच्चा जान गया है कि जो बात कर रहे हैं GBU, ये ग्लाइड यूनिट बॉम्ब्स होते हैं, वो 57 एक तरह का बॉम्ब है जो कि बहुत है, मदर्स ऑफ ऑल बॉम्ब है। वो आपको फर्दों में यदि चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी है कि उसको भेज सके। मगर उसी के ऊपर में थोड़ी, ये तो खैर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बता दिया कि कोई कहता है कि 100 मीटर पे, कोई 80 मीटर पे है। और दीपक बोहरा साहब कह रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं है। सही बात है, किसी को ज्यादा कुछ पता नहीं है फर्दों में कितने नीचे है, क्या 100 मीटर पे है, 80 मीटर पे है, 61 मीटर में। ये कहा जाता है डोनाल्ड ट्रंप को, ये कि उन्होंने पूछा पेंटागन से कि आप हमें यकीन दिलाइए कि यदि हम जाते हैं और ये कामयाब 100% होगा, GBU को गिराने के लिए इजराइल के पास क्षमता नहीं है। ये सब जानते हैं, लड़ाई शुरू होने से पहले कि आपको जाना फर्दो कैसा है, पहाड़ियों का इलाका है। तो अभी वो कहते हैं कि एक आकलन आई है कि 61 मीटर तक ही जाएंगे। अब कितनी सच्चाई है, क्या ये बचने का तरीका है कि नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे। मगर ये मेरे ख्याल से आप इतने आकलन करके नहीं जाते अपने टारगेट के ऊपर में। आपकी कैपेबिलिटी है, आप बर्बाद करते हैं तो आप उसको जाते हैं, ट्राई करते हैं, उसके बाद नहीं होता दूसरा तरीका है उसको करने का। मगर उसमें डिटर्मिनेशन, आज उसके फर्दों के बहाने देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बचना चाहते हैं, उनकी एम्बिशंस बहुत बड़ी है। यदि वो कहते हैं कि हम नोबेल प्राइज मिलेगा, वो व्हाइट हाउस का डिक्लेरेशन है। जब वो वहां पर लंच खा रहे थे मुल्ला मुनीर साहब से, मुनीर साहब ने कह दिया कि मैं इनको नॉमिनेट कराना चाहता हूँ। तो अब तो देखिए, पाकिस्तान के चीफ उसको नॉमिनेट करवाएंगे कि इनको, बिल्कुल, तो उनकी एम्बिशंस बदल जाती है। जब G7 में जाते हैं, तो वहां से पहले ही निकल जाते हैं कि हम जाके बहुत बड़ा कुछ बिल्कुल के सिन्हा जी, आपने बहुत विस्तार से बताया। मैं इस पर दीपक बोहरा जी से कमेंट लूंगा, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है कि ईरान इजराइल जंग पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का बयान सामने आया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने कहा, सत्ता में बने रहने के लिए नेतन्याहू ने हमला किया। यह कहना है बिल क्लिंटन का, हमें नेतन्याहू को रोकना होगा। बिल क्लिंटन ने यह बड़ा बयान दिया है इस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को लेकर। Mr. Netanyahu has long wanted to fight Iran because that way he can stay in office forever and ever. I mean, he's been there most of the last 20 years. But I think we should be trying to diffuse it.
तो देखिए यहाँ पर जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं बिल क्लिंटन, उनकी तरफ से कहा गया कि नेतन्याहू सत्ता में बने रहने के लिए हमला कर रहे हैं, हमें नेतन्याहू को रोकना होगा। दीपक बोहरा जी, क्योंकि आप पूर्व राजनयिक हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, अमेरिका के रोल को अच्छी तरह से आप समझते हैं, खासतौर पर वेस्ट एशिया को लेकर। अब जो बिल क्लिंटन का बयान सामने आया है, बिल क्लिंटन ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नेतन्याहू सत्ता में बने रहने के लिए ईरान पर हमला कर रहे हैं? क्या ये सच है या फिर ये एक दावा है? बिल्लू भाई क्लिंटन जो हैं अब बुजुर्ग हो गए हैं और कभी कभी ऐसी चीज़ें कह देते हैं ताकि मीडिया, आप जैसे चैनल जो विश्व में बहुत प्रसिद्ध हैं, आप उनको थोड़ी सी कवरेज दे दें, बाकी अमेरिका में भी मिल जाएगी। लेकिन ट्रंप उनकी बात कहाँ सुनेगा, ये तो डेमोक्रेट रिपब्लिकन की बात हो जाती है। और बीच में भी जब इलेक्शन हो रही थी, बिल्लू भाई ने एक दो बिल्लू भाई क्लिंटन में प्यार से कहता, मैं जानता हूँ उनको, बाय द वे वी नो ईच अदर वेल। तो वो जो कह रहे हैं कि ट्रंप इलेक्शन के टाइम में भी ट्रंप ऐसा है, ट्रंप ऐसा है, ही डिडंट केयर अबाउट ऑल दिस, क्योंकि वो हिलरी क्लिंटन को, आपको याद होगा, उसको भी बनाने की कोशिश की थी राष्ट्रपति ड्यूरिंग ट्रंप ने उनको हरा दिया था। तो आपस में कोई प्रेम नहीं है। ये जो अभी जनरल साहब ने बहुत अच्छा जिक्र किया है कि मुल्ला मुनीर को जो व्हाइट हाउस लंच बुलाया है, सर ये बड़ी दिलचस्प बात है। बुलाने का बहाना क्या था? पहले मुल्ला मुनीर को बोलो कि मुझे नॉमिनेट करे नोबेल प्राइज के लिए, पीस प्राइज। और जो उनकी प्रेस सेक्रेटरी ने बोला तो उन्होंने कहा मुल्ला मुनीर ने उसको नॉमिनेट किया इसलिए ट्रंप ने उसको बुलाया है लंच पे। तो ट्रंप साहब देखिए, मैं तो 3 बार वहां भोजन खा चुका हूं व्हाइट हाउस में जब मैं पोस्टेड था, मेरा ड्राइवर कभी नहीं खाया, उसको भी बुला लीजिए, वो भी आपको नॉमिनेट कर देगा नोबेल पीस प्राइज। व्हाट अ जोक! किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये सोच समझते हैं कि हमें मालूम है। फाइनली इतना मैं जरूर बताऊंगा सर कि ये अब ट्रंप साहब ने साबित कर दिया है कि इस्लामाबाद जो वहाँ कहते हैं कि आतंकिस्तान की राजधानी है, उससे लेना देना मेरा कुछ नहीं है। मैं बात करूंगा रावलपिंडी से, मिलिट्री से। मुल्ला मुनीर सब कुछ मुझे वो दे पाएगा जो आपका प्रधानमंत्री नहीं दे पा रहा। सो दैट्स अ वेरी क्लियर सिग्नल। और इसका अंत इस जंग का, मेरा मानना है 100% अमेरिका इजराइल को वो बॉम्ब देगा जो इजराइल चाहता है, क्योंकि इजराइल का व्यक्तित्व, सर्वाइवल, इजराइल लड़ रहा है सर्वाइवल के लिए, मेरा दिल उनके साथ है। ईरान लड़ रहा है अपनी धौंस जमाने के लिए। 2000 किलोमीटर दूर तेरा मिडिल ईस्ट में क्या लेना देना है। जी, तो देखिए दीपक बोहरा ये बता रहे हैं कि बिल क्लिंटन के बयान का ट्रंप कोई बहुत ज्यादा यहां पर लोड नहीं लेने वाले हैं। इजराइल और ईरान में जंग जारी है, 9 दिन से भीषण बारूदी वार पलटवार हो रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिसके बाद कई तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं। One more. Prime Minister Netanyahu said that they had the capacity to take out all of Iran's nuclear facilities. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप कब क्या बोल दें, किस तरह का बयान दे दें, समझना बहुत मुश्किल है। के सिन्हा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सिन्हा साहब, डोनाल्ड ट्रंप पर कैसे यकीन करेंगे नेतन्याहू? वो तो कह रहे हैं कि इजराइल के पास क्षमता ही नहीं है और शायद ऐसा करने की नौबत ही ना आए। आखिरकार ट्रंप के मन में चल क्या रहा है? क्या वो इजराइल के साथ पूरी तरह से खड़े हैं या फिर इजराइल अकेला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, हम लोग तो जनरली ये बातें करते हैं कि ट्रंप साहब हैं, बिल क्लिंटन साहब हैं। ये देखिए, मेन इशू जो है वो पेंटागन डिसाइड करती है और सेंट्रल कमांड, चाहे एशिया में हो, एशिया पैसिफिक में हो, वो सारी चीज डिसाइड करते हैं। यदि ये अमेरिका इनके साथ, मान लीजिए कि फॉर दो की हम बात करते हैं कि नहीं देंगे, जैसे दीपक साहब कह रहे हैं कि जरूर देंगे और मैं भी मानता हूँ। देखिए, ये तो अमेरिका अलग थलग पड़ जाएगा, वेस्ट एशिया ही विल लूज। जो ट्रंप साहब करते हैं कि हम केवल जा करके हम डील कर लेंगे, डील उन्होंने किया है, बहुत अच्छा किया है दूसरे देशों से, अरब के जितने देशों से, मगर उसके में सरवाइव नहीं करेगा बिना इजराइल के। इजराइल इज द ओनली स्टे ऑफ अमेरिका इन द कंप्लीट वेस्ट एशिया, ये आप लेके चलिए। तो मगर उनका प्रॉब्लम क्या होता है कि यदि आप कहीं पर इन्वॉल्व, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में, वी नो कि विच इज द एग्जिट पॉलिसी, कब हम रोकें और उससे निकल जाएं, इसको लंबा ना खींचें। और वेस्ट एशिया के अंदर में ये मानते हैं कि ईरान के तहत यदि सत्ता परिवर्तन नहीं होता है तो ये लंबा खींचेगा। वो मेन एम है कि किसी तरह वो मान जाएं और सत्ता परिवर्तन कर लें। इसके पहले भी उनके न्यूक्लियर डील हुए हैं। तो अमेरिका कहीं ना कहीं अपने पैर को खींचता है ईरान के मार्फत, क्योंकि उसका स्टे प्रॉब्लमेटिक है 19 बेसिस के अंदर में, क्योंकि ईरान किसी के
सुनता नहीं है। मान लीजिए वो अपने को रिस्ट्रेन नहीं करेगा ना, उन्हीं बेसिस में वो गिराता रहा है, चाहे वो इराक से गिरवा दे, मिसाइल की हमला हुआ है उनके बेसिस पे, और अमेरिका कुछ नहीं कर पाता उसके बाद। उसके प्लेन्स नहीं आते जैसे इजराइल के प्लेन आते हैं, और फिर उनके न्यूक्लियर। इजराइल इज अ वेरी वेरी डिटरमिन्ड स्टेट, और देखिए उसमें अमेरिका यदि मान लीजिए उसको डिच करता है या नहीं करता है, उनकी खुद की कैपेबिलिटी है। फर्दों को यदि आप रेड एंड इंटरवे देखा है, मैं कमांडो विंग का इंस्ट्रक्टर रहा हूँ 3.5 साल, और अमेरिकन सील के साथ भी देखा है, उनको ट्रेन भी करने में, इजराइल के भी स्पेशल फोर्सेस के साथ। वो इतने डिटरमिन्ड हैं, और इंतहाओं के भाई साहब जो कि उसके कमांडर थे, वो मारे गए अकेला, मगर उन्होंने किया। ये कोई बड़ी टास्क ऐसे नहीं है कि फर्दों के अंदर में वो लोग कहते हैं कि जा ही नहीं सकते, ये खुला देश है। ऐसा नहीं है कि ईरान के अंदर में वो एब्सोल्युटली गार्डेड है, वो नहीं पहुंच सकते हैं। इफ दे कैन रीच एनीवेयर, इफ दे कैन रीच तेहरान, यदि वो सब उनके कमांडरों को मार सकते हैं तो इसको बिल्कुल कर सकते बिल्कुल। हैं। बिहार में चुनाव से पहले ये बड़ा सवाल है कि क्या एक बार फिर नीतीश कुमार सीएम बनेंगे? क्या चुनाव में सीएम के चेहरे का ऐलान होगा? क्या नीतीश को बीजेपी सीएम का चेहरा बनाएगी? इन सवालों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने अखबार को दिए बयान में कहा कि सीएम कौन होगा ये वक्त बताएगा। इस पर अब नीतीश कुमार की पार्टी के विधान पार्षद गुलाम गौस बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, हमला बोल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बताएं, गुलाम गौस का कहना है कि याद रखें, हमारी बैसाखी पर केंद्र की सरकार चल रही है और बिहार ने बड़े बड़े तानाशाह की सत्ता पलट दी है। मेरी बिल्ली मेरे पर म्याऊं, ये उनकी ओर से कहा गया। गुलाम गौस का ये बड़ा बयान है। नीतीश एनडीए का सीएम चेहरा और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। होश में बयान दे, 115-120 सीटें चाहिए। के एमएलसी एवं बड़े अल्पसंख्यक चेहरे पार्टी के गुलाम गौस हैं। चुनाव होना है इसी साल। अमित शाह ने कल एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू दिया, उनसे पूछा गया कि एनडीए का सीएम फेस कौन है, तो इस पर उन्होंने कहा कि ये समय बताएगा कि एनडीए का सीएम चेहरा कौन होगा। हालांकि उन्होंने ये साफ किया कि नीतीश के मुख्यमंत्री रहते हम लोग चुनाव लड़ेंगे। वहीं आज एक और हिंदी अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उनसे पूछा गया कि नीतीश को आप लोग चेहरा घोषित नहीं कर रहे हैं, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, तो इस पर उन्होंने कहा कि विपक्ष हमेशा सवाल खड़े करता है कि इसको घोषित नहीं किए, उसको घोषित नहीं किए, हम अपने हिसाब से तय करते हैं। हमारे दम पर सरकार टिकी हुई है और हम ही को सबक सिखा रहे हैं। हमारी बिल्ली हमरे म्याऊं। और बिहार में निश्चित रूप से नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, और कम से कम हम लोग 115-120 के सीट से कम पर नहीं लड़ेंगे। मतलब केंद्र में आपके दम पर सरकार टिकी हुई, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? बैसाखी पर टिकी हुई सरकार नहीं ये, और हमारी बिल्ली हमरे म्याऊं, ये नहीं चलेगा बिहार में। बिहार ने बड़े बड़े तानाशाहों का सत्ता पलट देने का काम किया है। बिहार की धरती में वो शक्ति है कि हमेशा यहाँ से इनकलाब उठा है, इसलिए होश आवाज में बयान देने का काम किया। तो आपका ये कहना है कि नीतीश सिंह एनडीए के सीएम चेहरा है और सरकार बनने पर वही सीएम होंगे? निश्चित रूप से, उनके अलावा कौन है? मतलब नहीं बिहार में जितना उन्होंने काम किया जनता के लिए, आम आदमी के लिए, रोड हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, पर्यावरण हो, बच्चों के। लेकिन उनके अमित शाह के बयान के कई तरह का मायने निकल रहे हैं। अमित शाह इसी तरह बोलते रहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद आरजेडी को भी बीजेपी और जेडीयू पर हमले करने का मौका मिल गया। आरजेडी ने आरोप लगाया कि अमित शाह के बयान से स्पष्ट हो गया कि बीजेपी नीतीश को सीएम की कुर्सी से बेदखल करेगी। महाराष्ट्र में जो शिंदे के साथ हुआ वही बिहार में नीतीश कुमार के साथ होगा, यह आरजेडी की ओर से बात कही गई है। बीजेपी आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेदखल करेगी, यह स्पष्ट हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ये तो स्पष्ट है। अब सिर्फ इतना कह रही है बीजेपी कि नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री रहते हम चुनाव में जाएंगे। अब इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। महाराष्ट्र में जो शिंदे जी के साथ किया वही नीतीश जी के साथ करेंगे, ये बात हम लोग बार बार कह रहे हैं। ये स्पष्ट हो गया। अब नीतीश जी को सोचना है, नीतीश कुमार जी की पार्टी को भी समाप्त करेगी बीजेपी और उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से भी हटाएगी।
बिहार में चुनाव से पहले पोस्टर वॉर भी खूब चल रहा है। आज पटना में एक पोस्टर लगाया गया और पोस्टर में लिखा गया मेरा बाप चोर है। पोस्टर किसने लगाया ये अभी तक पता नहीं चल पाया क्योंकि किसी का नाम इस पर नहीं लिखा हुआ है। इस पोस्टर में निशाने पर तेजस्वी यादव है। दूसरा पोस्टर जो लगा हुआ है उसमें निशाने पर एनडीए सरकार है। नेताओं के करीबियों को आयोग में जगह देने को लेकर सरकार पर निशाना इन पोस्टर्स में साधा गया है। परिवारवाद को लेकर आरजेडी एनडीए को लगातार घेर रही है। ये दो पोस्टर जो लगाए गए हैं, पोस्टर से आरजेडी पर निशाना और दूसरा पोस्टर जो लगाया गया है वो आरजेडी का एनडीए पर हमला है इस पोस्टर के जरिए। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें जो लिखा गया है, हालांकि किसी का नाम इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन ये स्वाभाविक है कि आरजेडी पर ही ये निशाना है। सीधे सीधे लालू यादव और तेजस्वी यादव पर यह हमला किया गया है और दूसरी तस्वीर आरजेडी की तरफ से एनडीए पर हमला किया गया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अब पोस्टर और उस पर लिखी बातों को सही बता रहे हैं और तेजस्वी यादव पर बिना नाम लिए निशाना साध रहे हैं। बिहार में चारा की चोरी हुई और अब तेजस्वी यादव को तो अमिताभ बच्चन का एक फिल्म है उसमें लिखा हुआ था हाथ पे कि मेरा बाप चोर है, वही लिखवाना पड़ेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।